हेलो बच्चा लोग, आई वेलकम यू ऑल टू ए न्यू सेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। भाई एक बहुत बेसिक सी मेरी चीज़ समझो। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, ये चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का बेस सेट करने वाला है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बस क्योंकि आप क्लास 10th से यहाँ पर 11th में आए हो, तो ये ट्रांजिशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हो सकता है टर्म्स आपको समझने में मुश्किल आए, बट ट्रस्ट मी, अगर आप पेशेंस लगा के, ठीक है, पूरी पेशेंस के साथ इन सभी टर्म्स के मतलब को समझोगे, देन आपके लिए आने वाले आपके केमिस्ट्री के दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, सो इस चैप्टर की जो हमारी पेस रहेगी वो जनरली हमारे बाकी चैप्टर से थोड़ी सी स्लो रहेगी, ताकि आपको कोई आगे जाके इन टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो बेसिकली आज हम आपका बेस सेट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। तो 11th क्लास वाले बच्चों, पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 7009294662। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करें अगर आपको हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, हमारा ऑफलाइन बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। ओके, एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक सर, चलिए। ठीक है, सो नोट्स के ऊपर आते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो भाई, केमिस्ट्री का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आप अगले 2 साल या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में भी इसे परस्यू करते हैं, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जो आप पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट का आखिर क्या मतलब है। सो ग्रेजुएशन जो होती है, सॉरी, जो आपकी केमिस्ट्री होती है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। यानी कि मैटर, मैटर क्या होता है जी, आप अभी तक बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, उस चीज की, उस मैटर की पूरी स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक, क्या क्या होता है इस मैटर की स्टडी में, हम कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और हम इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आप असल में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की भाई 3 फील्ड होती हैं। ठीक है, हमारे जितनी भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसको 3 अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अभी जो हमारा ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से बताऊं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मोल कंसेप्ट जैसी चीजें आएंगी। क्लियर है भाई। सो अभी जो हम कर रहे हैं, दैट इज योर फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। ओके, चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं मैटर। मैटर क्या होता है भाई, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जैसे आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है कमरे में, अगर मान लो मेरे यहाँ पर एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब क्या हैं, ये सब मैटर हैं। यानी कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की हर वो चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, मैं हूँ सुखदेव भैया। ठीक है, आपके सामने एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी। ठीक है, नॉन मैटर क्या होता है, अब नॉन मैटर थोड़ी बेकार सी चीज़ है। ठीक है, नॉन मैटर क्या है, वो चीज़ जिसके पास मास नहीं होता और जो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती। सर ऐसी कौन सी चीज़ होती है, आपकी फीलिंग्स। ठीक है, तो कभी कभार एनसीईआरटी जो है ऐसी फनी चीज़ें भी आपके साथ कर देती है। ठीक है, सो मैटर नॉन मैटर में डिफरेंस क्लियर हो गया। उसके बाद भाई, जो आपका मैटर होता है, ठीक है, जो मैटर है, मैटर ये वो वाला मैटर नहीं है जो आप लड़ाई वाला कर रहे हो। ठीक है, ये मैटर कौन सा है, हमारा स्पेस वाला। ठीक है, मैटर जो है इसको 2 तरीके से देखा जाता है। एक होती है इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल और केमिकल में फर्क समझो, अगले 2 साल आप बहुत बार ये सेम चीज सुनोगे। फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या होता है, फिजिकल इज द आउटर अपीयरेंस। जितने भी कैरेक्टर आपको बाहर से या फिर बाहर बाहर से टेस्ट करके दिख जाते हैं, ठीक है, या तो बाहर से विजिबल हों या तो बाहर से टेस्ट करके विजिबल हों, वो सारे क्या होते हैं, आपके बाहरी कैरेक्टर्स, दैट आर योर फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, फिर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन पे।
केमिकल क्लासिफिकेशन या फिर कह लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैं बोलूँगा तो वो होती हैं उसके द्वारा, उस कंपाउंड के द्वारा शो की गई रिएक्शंस, वो कितना तेज़ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करना पसंद करता है, ठीक है, किसके साथ इंटरैक्ट करता है, तो उसकी इंटरैक्शन यानी कि उसका अंदर का पोर्शन जो है सारा, ठीक है, दैट इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में भाई हम बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर को देखते हैं। मैटर की स्टेट्स क्या हैं, तो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको हम किसके बेस पे देखते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। इसके एग्जांपल्स हम आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर देखो, मैंने 3 स्टेट्स बताई जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत आसान चीज़ें हैं, आपने अभी तक उनको पढ़ रखा है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, शेप की बात करें, सॉलिड फिक्स शेप होता है, ठीक है, फिक्स रहता है, उसका शेप नहीं चेंज होता अनटिल और अनलेस आप करो। ठीक है, उसका फिक्स जो है शेप रहता है। लिक्विड्स के अंदर कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, आप जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड को डालोगे वो उसका आकार ले लेगा। और गैसेस के पास भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इस कमरे में हवा है तो इस कमरे की शेप में है, जैसे ही दरवाजा खोला, ठीक है, साथ में दूसरा कमरा है तो वो दोनों कमरों के बराबर चली जाएगी। क्लियर है, तो इसका कोई शेप नहीं होता। फिर आता है भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है अगेन सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। अगर किसी जग के अंदर 1 लीटर पानी पड़ा है, ठीक है, तो उसको किसी दूसरे बड़े कंटेनर में शिफ्ट करने पे 2 लीटर थोड़ी हो जाएगा, 1 लीटर ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तीसरा आता है गैस। गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती। अगेन मैं वही सेम एग्जांपल रिपीट करूंगा, ये मेरा एक कमरा है, इसके बिल्कुल बाजू में अटैच में मेरा एक दूसरा कमरा होता है। ठीक है, मैं बीच का दरवाजा अगर खोल दूं तो क्या होगा, इस कमरे की जो हवा है वो दूसरे कमरे तक भी एक्सपैंड हो जाएगी, है ना, दोनों कमरों को कवर कर लेगी। तो वॉल्यूम कोई फिक्स्ड नहीं होता गैस का। फिर आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस। अब देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आपने पढ़ रखा है, सॉलिड पार्टिकल्स एकदम ऐसे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, उनका लैटिस आपने देखा होगा अपनी 9th-10th में। तो सॉलिड कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ होता है। ठीक है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ होती है इंटरैक्शन की। ठीक है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा फ्री रह सकते हैं, तो मॉडरेट लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ इंटरैक्शन। गैस के मॉलिक्यूल्स आजाद पंछी, ठीक है, वो आजाद पंछी हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर। फिर उसके बाद भाई बात आती है हमारी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंप्रेसिबिलिटी का सीधा सा मतलब क्या है, आप जो भी मैटर ले रहे हो उसको कितना दबाया जा सकता है। ठीक है, उसको कितना दबाया जा सकता है। अच्छा भाई, क्या ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, मैं इसको इस तरीके से दबा सकता हूँ, जी बिल्कुल दबा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं किस तरीके से, किस सेंस में कंप्रेस करने की बात बोल रहा हूँ, इसके पार्टिकल्स को कंप्रेस करने की। तो देखो पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस तो है ही नहीं। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम ऐसे चिपके चिपके होते हैं, है ना। तो मैं इनको और कितना कंप्रेस करूंगा, नहीं कंप्रेस हो सकते। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होता है, मैंने बताया लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के अंदर इतना इतना गैप होता है, छोटा छोटा गैप। तो ये कंप्रेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो दे कैन लिटिल बिट कंप्रेसिबल, ठीक है, दे आर लिटिल बिट कंप्रेसिबल। बट अगर मैं गैसेस की बात करूं, उनके मॉलिक्यूल्स अगेन आज़ाद पंछी हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आज़ाद पंछी हैं। तो उनको क्या है, कंप्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। तो सबसे हाईली कंप्रेसिबल कौन होगा, गैसेस। उससे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड की। और सबसे कम या फिर कह लो कि इनकंप्रेसिबल कौन होते हैं, सॉलिड। ठीक है भाई। फिर उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी का एक पॉइंट है कि ये जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो स्टेट्स होती हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, मतलब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, गैस टू सॉलिड जा सकते हो, सॉलिड से गैस जा सकते हो, अलग अलग प्रोसेसेस है। कैसे करोगे, सिंपल भाषा में टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ, आप सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों फेजेस में मूव कर सकते हो। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने क्लास 12th का सिलेबस पहले अपलोड किया था, ठीक है, अब आपकी तरफ आ रहा हूँ 11th वालों की तरफ। तो आपको नहीं पता होगा,
नोट्स जो हैं सिर्फ इनके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, लिखने में टाइम मत बर्बाद करना, क्योंकि जितना लिखने में टाइम बर्बाद करोगे बेटर है, उतने टाइम में एक बार इनको दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। इस समय आप अगर कॉम्पिटिटिव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपके लिए हर मिनट को बचाना इंपॉर्टेंट है। सो लिखने में टाइम बर्बाद मत करना कि जी यहाँ भी लिखा हुआ है, सर ने सुंदर सुंदर लिखा है, हम भी निकाल के सुंदर सुंदर लिख लेंगे, ठीक है, मत करना, ठीक है, बेवकूफ़ी वाला काम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के केस में आपका हर मिनट आपको अपने 10 कंपेटिटर से पीछे कर देता है। क्लियर है? चलिए भाई, सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो रिवीजन के लिए दो। एक ही मंत्र है, ठीक है, इसके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली नीट के लिए, ठीक। चलिए भाई, उसके बाद बात आती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन हमने जैसे मैं बताया था, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम दो तरीके की चीज़ें देखते हैं। पहले होती है आपके प्योर सब्सटेंसेस एंड दूसरे होते हैं आपके मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में भाई क्या फ़र्क होता है? प्योर सब्सटेंस, प्योर माने जो जिसके अंदर सभी उसके जैसे ही हों, ठीक है, जिसके अंदर सभी उसके जैसे ही हों। कैसे मतलब? मान लीजिए मेरे पास एक एटम है जिंक का, वो अपने आप में क्या है? प्योर है, ठीक है। प्योर मतलब उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं मिलाई गई, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम एक मेटल हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या है? प्योर हो गया, ठीक है। सो अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्या सर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल आपने एटम मॉलिक्यूल क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या अपने आप में प्योर सब्सटेंस है? जी बिल्कुल है, ठीक है। जब तक उसके अंदर कोई दूसरी चीज की मिक्सिंग नहीं हो रही, तब तक हर सब्सटेंस एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। कैसे? वाटर है, पानी के ग्लास पड़ा है यहाँ पे एक, तो पानी के ग्लास के अंदर जितना पानी है वो सारा वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो है, नो मिक्सिंग एट ऑल। सो जहां पर आपका, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जहां पर सिर्फ एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल आए, उसके अंदर कोई दूसरी मिलावट ना हो, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरी तरफ मिक्सचर जो होते हैं उनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स या फिर आपके मॉलिक्यूल्स, जैसे आप पानी की एग्जांपल दे तो पानी प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, या फिर कह लो कि प्योर सब्सटेंस है। पर अगर मैं इसी पानी के अंदर क्या डाल दूं, NaCl डाल दूं, ठीक है, या फिर दूसरे एग्जांपल इसके हमारा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर हमारा गैसेस का मिक्सचर होता है, हमारे नाइट्रोजन भी है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है। सो ये सब क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये भी मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। फिर तीसरा आता है आपका एलॉयज, ठीक है, जो आप गाड़ियों में डलवाते हो, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ब्रास, ठीक है। ब्रास जो होता है वो जिंक और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। ये मैं मिक्सचर जब डिटेल में कराऊंगा वहां पर भी इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है। दो चीज़ों को मिला के बना, मिक्सचर बन गया। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अब ये क्या होता है ये मैं आपको क्लास 12th में कराऊंगा, वैसे समझ लो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आपके हर मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मैं बोल तो रहा हूँ चलो ऐसे करके कि बहुत वो ऐसे ना कंपैक्टली अरेंज होते हैं साथ में, बट इनके बीच ना बहुत छोटी छोटी स्पेसेस बच जाती हैं, ठीक है। इनके लेटिस होता है पूरा, ठीक है, वो लेटिस का मतलब होता है उस एटम का, एटम्स को जोड़ जोड़ के पूरा एक गुच्छा, जैसे रूबिक्स क्यूब होता है ना, उस तरीके से। तो आपने देखा होगा रूबिक्स क्यूब के अंदर भी बहुत छोटी छोटी जगहें बची होती है ना। उन जगहों को हम कहते हैं वॉइड। आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब बता रहा हूं मैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं वो उन स्पेसेस के अंदर जाके छुप जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बनता है जिसे हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो इस तरीके से बने उन्हें हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिक्सचर नहीं था? बिल्कुल सर, ये भी एक मिक्सचर था, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इन्वॉल्व हुए थे। सो जहां पर आपका एक सिंगल टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होगा। और जिसके अंदर आपके मोर देन वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, एक या उससे ज्यादा टाइप, सॉरी एक नहीं, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स या एटम्स इन्वॉल्व होंगे उसकी फॉर्मेशन में, वो क्या होगा? एक मिक्सचर होगा, ठीक है। चलिए भाई, जैसे अब आपको यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल देखो,
जिंक, आयरन, कॉपर, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये क्या है, ये अपने आप में ही प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। चलिए, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके मिक्सचर्स बनते हैं, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हमने बताया केमिकल क्लासिफिकेशन में एक होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं आपके मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे क्या होंगे, मिक्सचर्स होंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर भाई हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एलिमेंट, एक हम पढ़ते हैं कंपाउंड। आपको यहाँ पर भी एग्जांपल्स दिख रही होंगी, जो जिंक, Fe, ठीक है, जिंक, आयरन, कॉपर हमने लिया है, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। लेकिन वाटर क्या है, वाटर आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आपके एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है। फर्क समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस को देखो। प्योर सब्सटेंसेस में पहले मैंने बताया एलिमेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप का एटम है, ठीक है, दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट के अंदर हमारी क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं, जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 आ गया, N2 आ गया, O3, O3 क्या होता है, ओजोन होता है। ये सब किसका पार्ट है, ये सब एलिमेंट का पार्ट है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक टाइप का एटम लगा है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दो या उससे ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। याद रखो भाई, कंपाउंड में और मिक्सचर में फर्क होता है, ठीक है, कंपाउंड में और मिक्सचर में फर्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, देखो फिक्स्ड रेशियो का कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट हम वाटर का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं इसकी, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और NaCl हो गया, ठीक है। ये सब क्या आ गए, ये सब एग्जांपल्स आ गई आपकी कंपाउंड्स की। अब जब आप ना लॉन्ग रन में केमिस्ट्री पढ़ोगे, अभी के लिए आपके ना दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत घूमेंगी, ठीक है। मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में भी ना ये सब चीज़ें बहुत घूमेंगी कि सर ये क्या बता दिया आपने, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम, एलिमेंट, हम तो इसी में घूम गए। लॉन्ग रन में आपके लिए ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। इस चीज़ों, ये चीज़ें की मतलब आपको ज़्यादा बॉदरेशन नहीं होगी आपको, ठीक है। लॉन्ग रन में जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, आपको खुद ब खुद ही इनमें कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, इनका फ़र्क समझ आता रहेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, जैसे अभी आप 11th में हो गए हैं, अगर आप 6th क्लास की टेक्स्ट बुक देखोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी 6th के बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको उसका वो चैप्टर पूरा देखना भी ना पड़े, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक आप उस चैप्टर के रिगार्डिंग इतने सालों में इतनी डिटेल पढ़ चुके हो कि आपको वो चैप्टर के बेसिक्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऐसा ही आपको यहाँ पर करना है। आपका ये जो कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इनके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, हो सकता है कंफ्यूजन आपका 1-2 दिन तक चले, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके 2-3 महीने तक चल पड़े। बट धीरे धीरे करके जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे जाते जाएंगे, ये सभी डिफरेंसेस आपको धीरे धीरे करके क्लियर होते रहेंगे। बस एक बात है, डरना नहीं है, ठीक है। आप जिस दिन डर गए, जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आ गया ना कि जी सर हमसे नहीं होगा ये, ठीक है, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस दिन आप हार गए, ठीक है। उस दिन आप ऑन पेपर नहीं, उस दिन आप रियलिटी में हारोगे। अभी तक तो आप सिर्फ ऑन पेपर कर रहे हो ना, ठीक है, फिर आप रियलिटी में हारोगे। क्लियर है। सो लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, हिम्मत नहीं छोड़नी, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके तुम्हारा खुद का बेस स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट में। चलिए भाई, तो ये मैंने बात की। अब मैं तुम्हें फर्क समझाता हूँ भाई फिक्स्ड रेशियो का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको फिक्स्ड रेशियो बाय मास जोड़ना पड़ता है, यानी कि इनकी मास का एक फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, है ना। 2 है हाइड्रोजन, तो आपका इसका 2 गिन लो, ठीक है, इसको आप 2 गिन लोगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया, 1 × 2, 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16, ठीक है, 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 16 लिख दो। अब 2:16 करोगे तो 1:8 आएगा, है ना। यानी कि भाई वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए,
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपका रेशियो 1:8 ही होना चाहिए। 1:9 नहीं चलेगा, 1:10 नहीं चलेगा, ठीक है, 1:11 नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ 1:8 होना चाहिए। सो ये क्या है, इसका एक फिक्स्ड रेशियो है, सिर्फ इतनी ही रेशियो पे पानी बनेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? यानी कि वाटर, जितने भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबका रेशियो मिला के यही बनना चाहिए, जो कि एक फिक्स्ड रेशियो है। क्लियर है भाई? फिर बात आती है हमारी मिक्सचर्स की। अब मिक्सचर समझने में ना आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मिक्सचर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मैं दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिला रहा हूँ अपनी पसंद की कॉम्पोजिशन के साथ, ठीक है। मान लीजिए आप पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप चाय बनाते हैं, ठीक है, हम चाय का एग्जांपल लेते हैं। आप चाय के अंदर अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हो ना, आपको मीठा ज्यादा रखना है आप चीनी ज्यादा डाल देते हो, ठीक है, आपको कड़क बनानी है चाय तो आप पत्ती ज्यादा डाल देते हो, है ना। तो ये सब क्या है, हम प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए, जिसमें कॉम्पोजिशन हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें कॉम्पोजिशन हम डिसाइड करेंगे कौन सी चीज कितनी डलनी चाहिए। सो देखो, मिक्सचर जो होते हैं दे हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यानी कि आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी डालो, एंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला के बनता है आपका एक मिक्सचर, जब वो सब्सटेंसेस आपकी पसंद की कॉम्पोजिशन में मिलाए गए हों। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, मैंने एक बहुत बेसिक चीज यूज करता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है, हर साल मैं यही चीज यूज करता हूँ। आपने मान लो एक शिकंजी का ग्लास बनाया, ठीक है, शिकंजी भी बनाते हैं ना हम एकदम बढ़िया से गर्मियों में, है ना, ठीक है, अभी तो मौसम भी चल रहा है, नहीं बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, शिकंजी भी बनाते हैं हम। तो उसके अंदर क्या डलता है, हमारा नींबू डलता है, चीनी, नमक, ये सब डलता है, ठीक है, पानी डलता है। आप उसको ऊपर से नीचे देखते हो, ठीक है, उस ग्लास को ना ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करो ध्यान से, पूरा एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। आपको उसमें क्या दिखेगा, आपको नहीं पता कि पूरे ग्लास में किसी लेवल पर चीनी अलग घूम रही है, किसी लेवल पे नमक अलग घूम रहा है, किसी लेवल पे नींबू अलग घूम रहा है, क्या आपको ये दिखेगा? नहीं, क्योंकि नींबू हो चाहे चीनी हो चाहे आपका नमक हो, ठीक है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, वो पूरे मिक्सचर के दौरान एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में है, ठीक है, पूरे मिक्सचर के दौरान क्या है, वो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में है। मतलब हम ऐसे देख के जज नहीं कर सकते, ठीक है, कि ऊपर ज्यादा नमक है या फिर नीचे ज्यादा नमक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना, यानी कि ऊपर से नीचे देखने पर आपको पूरे ग्लास के अंदर क्या दिखेगा, एक जैसा सोल्यूशन ही दिखेगा, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा नमक इस लेवल पर ज्यादा है या चीनी इस लेवल पर ज्यादा है, नहीं, क्योंकि वो घुल चुकी है पूरे तरीके से। दूसरा केस लो, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, ठीक है, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, तो क्या होता है, पानी के अंदर मिट्टी डालने पे जितना मर्जी ताकत लगा के घोल लो, एक पॉइंट के बाद मिट्टी नीचे बैठती है। अब ग्लास को ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करो, ऊपर से नीचे ऑब्जर्व करने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार सर, यहाँ पर ना हमारी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि यार मिट्टी नीचे बैठ गई, ठीक है, जो मिट्टी है ये नीचे बैठ जाती है, और ऊपर से हमें ऊपर सरफेस पे घूमती भी नजर आती है, ठीक है, घूमती भी नजर आ रही है। सो ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर हमारी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो इनके एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, होमोजीनस की बात कर रहे थे। तो देखो होमोजीनस क्या होता है, कॉम्पोजिशन जो होती है इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, सॉल के ऊपर एन, सॉल की पावर में एन, तो ये ना एक एब्रीविएशन होता है, इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, सोल्यूशन को इस तरीके से लिखा जाता है केमिस्ट्री में, शॉर्ट फॉर्म में, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल का आलसी हूँ, इसलिए मैं जो है इस तरीके से यूज़ करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो कॉम्पोजिशन जो है होमोजीनस मिक्सचर्स में जो कॉम्पोजिशन होती है इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन, जबकि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है उसके केस में कॉम्पोजिशन जो है, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन है इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन। इसका एग्जांपल बताया होमोजीनस का, नमक घोलो, ठीक है, पानी के अंदर चीनी घोलो, या फिर पानी के अंदर एल्कोहल घोलो, ठीक है, पानी के अंदर एल्कोहल घोलो, ठीक है, ये सब। उसके बाद एक आपका एलॉय का एग्जांपल आता है, आपको याद है मैंने अभी आपको एक ब्रास नाम का एलॉय पढ़ाया था, जिंक और कॉपर को मिला के बनता है ब्रास, ठीक है, BRASS। ये एक एलॉय होता है। जब आप एक ब्रास की ट्यूब को देखोगे ना, ठीक है,
इस सिरे से लेके इस सिरे तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज किस लेवल पर ज्यादा है, क्योंकि कॉपर और जिंक एकदम इस बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो रखे हैं ना पूरे सोल्यूशन में, ठीक है, पूरे इस ट्यूब के थ्रू वो इतने बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो रखे हैं कि हम इसको कैसा सोल्यूशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ना थ्रू आउट द सोल्यूशन, तो वो क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद भाई अल्कोहल घोलते हैं पानी के अंदर, ठीक है वो सब बात की बात है, ठीक है, मत पीना, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। चलो, तो अल्कोहल पानी के अंदर घोलते हैं, वहां भी हमें क्या नहीं मिलता, वहां भी हमें ऐसा मिलता है कि मतलब पूरी की पूरी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। अल्कोहल को पानी के अंदर घोला तो पूरी अल्कोहल जो है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहेगी, ठीक है, पानी भी पूरी कॉम्पोजिशन में रहेगा यूनिफॉर्म में। सो ये होमोजीनस मिक्सचर हो गया। हेटेरोजीनस मिक्सचर में पानी के अंदर मिट्टी घोल दो, सैंड अंडर दी वाटर, ठीक है, सैंड प्लस वाटर घोल दो, ये आपको डायग्राम यहाँ से क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के बहुमूल्य तथ्य, ठीक है, एनसीईआरटी के बहुमूल्य तथ्य, ये मैंने नोट्स बनाए थे कितने साल पहले, 2 साल पहले, ठीक है, ये नोट्स मैंने 2 साल ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने तब बनाए थे नोट्स, ठीक है, सबसे पहले। वो शौक होता है ना एक अपना कि यार बच्चे नोट्स पढ़े तो मतलब मज़ा आ जाए उनको, ठीक है, तो ये वो नोट्स बनाए थे मैंने, वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुमूल्य तथ्य पढ़ते हैं हम कुछ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। आपने मिक्सचर बना लिया तो उसके कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से। अब फिजिकल मेथड्स 3 बताते हैं एनसीईआरटी हमें। सबसे पहला आपका सबसे आसान वाला हैंड पिकिंग, भाई आपके घर पे मम्मी दादियाँ ये सब करती हैं। आपके घर पे जब भी चावल बनता है तो उसको पहले छांटा जाता है, ठीक है, चावल बनता है उसको पहले छांटते हैं, बीच में पत्थर वगैरह कुछ ना आ जाए, ठीक है। सो हाथ से पकड़ के निकालना, दैट इज हैंड पिकिंग। दूसरी चीज आती है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन आप 11th क्लास के जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रैक्टिकल्स आएंगे। बेसिकली आप अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो शायद उसमें एक पोटैश एलम का क्रिस्टल बनाना होगा और एक कॉपर सल्फेट का और एक फेरस सल्फेट का। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली आप अपने सॉल्ट का प्योरेस्ट फॉर्म निकाल रहे हो, ठीक है, उसको मिक्सचर से सेपरेट कर रहे हो, क्लियर। तीसरा तरीका आपका वही फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन आपका मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर आपने मान लो मिट्टी घोल रखी है तो फिल्टर पेपर लगाओ, उसमें से पास कराओ, ठीक है, फनल लगाई, फिल्टर पेपर लगाया, उसमें से पास करा सोल्यूशन को, पानी पानी नीचे आ गया, मिट्टी जो है वो किसके अंदर फंसी रहेगी, फिल्टर पेपर के अंदर रहेगी। ये हो गया फिल्ट्रेशन, ठीक है। बट जब भी मैं आपको कहूं कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो इस तरीके से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं होता, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के लिए आपको केमिकल मेथड्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है, केमिकल मेथड्स का जरूरत पड़ता है। उसके बाद अगली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आसान भाषा में मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपके पास पानी है, आग के ऊपर पानी डालो, ठीक है, क्या होता है, आग बुझ जाती है। बट मजे की बात यह है कि हाइड्रोजन, पानी किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, H2O। तो हाइड्रोजन जो होता है वो भी आपकी आग को बढ़ावा देता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। ऑक्सीजन भी आग को बढ़ावा देता है, आग तो बेचारी लगती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। सो जब दो चीजें आग को बढ़ावा दे रही हैं, आग को बढ़ा रही हैं, तब उनका मिक्सचर, उनको मिक्स करके जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस बना है, जैसे वाटर है, ठीक है, वो एक प्योर सब्सटेंस है, उसको आप आग के ऊपर जब डालते हैं तो आग बुझ क्यों जाती है, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक फैक्ट क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को बना मिला के एक सब्सटेंस बना है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से टोटली अलग होगी, क्लियर। चलिए भाई, तो देखो आपका कार्बन जो आप कार्बन कह रहा हूँ, आपका जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या होते हैं, कंबस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो H2O होता है वो कैसा होता है, आपका एक्सटिंग्विशेबल होता है, ठीक है, एक्सटिंग्विशिंग नेचर का होता है, आग को बुझाने का काम करता है, क्लियर। उसके बाद आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमारे पास अभी टाइम है, कितना टाइम बचा है, 15 मिनट बचे।
ठीक है। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, आपको अलग अलग मिक्सचर दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। तो ब्रास हमने अभी बात की थी, ब्रास कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, क्योंकि कॉपर और जिंक इतने खूबसूरत तरीके से ब्लेंड हुए होते हैं कि उनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द ब्रास का ट्यूब जो होता है, शीट होता है, उसमें क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। मिल्क, मिल्क आपको देखने में लग सकता है होमोजीनस मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हम होमोजीनस हेट्रोजीनस के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली एक अलग टाइप की स्टेट होती है जिसे हम कोलाइडल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, कोलाइडल स्टेट बोलते हैं। तो कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो जनरली होते हैं हमारे पास हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है वो हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। सो यहाँ मिल्क जो है वो भी हेट्रोजीनस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है फैट्स का। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हम आगे किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद भाई आपकी बात आती है पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल जो होता है वो कैसा होता है, पेट्रोल होमोजीनस होता है। ठीक है, नो डाउट पेट्रोल जो है दैट इज होमोजीनस, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन है किसका। आपका जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन्स को मिला के बनता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। आप जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ के आए हो क्लास 10th में, उसके अंदर आप कार्बन की चेन बनाते होते हैं ना, ऐसे सीधी सीधी चेन। ठीक है, सो वो क्या है, वो सारे आपके हाइड्रोकार्बन कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ब्यूटेन होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन होता है एंड ऑक्टेन होता है। इन चारों को मिला के, यानी कि 4 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला और 8 कार्बन वाला, ये सब हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, आपका मिलके क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद बात आती है आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो एटम एंड मॉलिक्यूल का एक 1 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो डिफरेंस देख लो। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपकी किसी एलिमेंट का, ठीक है, किसी एलिमेंट का या फिर कह लो कि किसी प्योर सब्सटेंस का वो वाला हिस्सा, वो एंटिटी जो कि सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल उस एलिमेंट का, उसे हम बोलते हैं क्या, एक एटम। ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। ठीक है, जैसे जिंक, कॉपर, आयरन। ठीक है, ये सब जब आप देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि जो आयरन होता है, उसके बाद आपका एक सोडियम होता है, ठीक है, मेटालिक सोडियम आप वुड्स रिएक्शन में आगे जाके यूज करोगे। ठीक है, सो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे भी कुछ केस में और कुछ केसेस में नहीं भी करेंगे। बट किसी एलिमेंट की सबसे छोटी एंटिटी जो है उसे हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में बात करो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज ऑलवेज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि एटम जो था वो एग्जिस्ट कर भी सकता था इंडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता था, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के वो क्या रहेगा, कैपेबल रहेगा हमेशा ही। क्लियर है इतनी बात? अब दो टाइप के मॉलिक्यूल पढ़ते हैं हम। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। भाई बहुत सिंपल सी चीज है, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका सेम टाइप का एटम आता हो वो क्या होता है, होमो एटॉमिक। ठीक है, और जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका डिफरेंट टाइप के एटम्स आते हो वो क्या रहते हैं, आपके हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, यहाँ देखो आपके पास क्या है, होमोटॉमिक के एग्जांपल में O2 ऑक्सीजन है, O3 है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, O3 इज ओजोन, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, एंड N2 जो है दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इनके अंदर 2 एटम 3 एटम किसके हैं, एक ही एलिमेंट के हैं। ठीक है, सॉरी, एक ही एटम, एक ही सेम एलिमेंट के हैं। मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन है तो सभी नाइट्रोजन है। तो ये क्या आ गया, होमो एटॉमिक, यानी कि सभी एटम्स एक साथ। ठीक है, एक जैसे, होमो का मतलब ही होता है सेम। ठीक है, याद रखना, होमो जब भी मैं बोलूंगा उसका मतलब होता है सेम। हेटेरो, हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या होगा, जहां पर आपके क्या बदल जाएंगे, एटम्स बदल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट एटम्स, हेटेरो एटॉमिक इज डिफरेंट एटम्स। सो SO2 है, ठीक है, अब उसके बाद आपका वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होगी। फिर भाई अब हम थोड़ा आते हैं हमारे फिजिक्स वाले पार्ट पे। अच्छा, मजे की बात, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपका फिजिक्स में आप एक चीज पढ़ते हो दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। मेरे ख्याल से आपका पहला यूनिट है वो। ठीक है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। सो फिजिक्स के अंदर आप एक चीज पढ़ते हो, यूनिट एंड डायमेंशंस। सो
उसका जो यूज है वो आपको इस चैप्टर में भी, केमिस्ट्री के अंदर भी दिखेगा। ठीक है, हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, आप उधर भी पढ़ते हो, हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट के तरीके देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, आप उधर भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? सो भाई मैटर हमने देख लिया क्या होता है, किस टाइप का होता है। अब बात आती है कि अगर मैटर है तो उसे मेजर कैसे करें। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। याद रखो, हम मैटर को मेजर करने वाले हैं। तो मैटर को किन किन टर्म्स में मेजर किया जा सकता है? या तो भी उसका मास हो, भाई ग्राम है, कितने किलो है, ठीक है, ये सब। फिर मैटर का वॉल्यूम क्या है, ml में है, लीटर में है, क्या है, ठीक है। फिर लेंथ आता है, सेंटीमीटर में है मैटर, आपके मीटर में है, ठीक है। फिर आता है आपका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का एक बेसिकली फॉर्मूला होता है, डेट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये सब हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो ये चार टर्म्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली जिनके थ्रू, जिनकी टर्म्स में हम क्या करते हैं, किसी मैटर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, इट इंक्लूड्स, या तो नंबर होगा, ठीक है, एक चीज उसमें होती है नंबर, और एक चीज होती है उसमें यूनिट। नंबर क्या होगा? आपके सामने यहाँ पर मैंने एक चीनी का कट्टा बना रखा है, ठीक है, एक चीनी का बोरा है पूरा। ये जो चीनी का बोरा है, इसके अंदर क्या है, चीनी भरी हुई है, आपने एक चम्मच निकाला भर के, ठीक है, वो चम्मच नहीं, वैसे उसको कुछ बड़ा सा जो कंटेनर होता है जो दुकानदार रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसे भरा। ठीक है, मान लीजिए उसके अंदर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ठीक है, ऐसे करके चीनी आई, तो हम एक टर्म पकड़ लेते हैं 4 किलो। ठीक है, सो इसमें 4 क्या है, दैट इज अ नंबर, एंड किलोज क्या है, दैट इज अ यूनिट। ठीक है, अब नंबर तो बेचारा बदलता रहता है, नंबर तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये बदलता नहीं है, नहीं वैसा ही रहेगा। मेन चक्कर है यूनिट का। क्यों? क्योंकि किसी कंट्री में कोई दूसरे यूनिट के टर्म्स में देखते हैं, किसी कंट्री में कोई दूसरी यूनिट के टर्म्स में चीज़ों को देखा जाता है। तो ना बड़ा समस्या वाली बात आ रही थी। मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें ग्राम्स की टर्म्स में देखी जाती हैं, ठीक है, मतलब अगर इंडिया है, हम बोलते हैं 1 किलो चावल दे दो, तो वो बोलेंगे कि यार 1000 ग्राम्स राइस दे दो। ठीक है, सो ऐसा ना हमको बड़ा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, एक सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या होता है, दैट इज योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट होता है बेसिकली। ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। देखो कितना बड़ा समस्या होगी, सोचो कि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका सोल्यूशन निकाला गया था, तो इस समस्या कितनी बड़ी होगी। ठीक है, अब हमने किया क्या, हमने हर यूनिट का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि यार आपको ना इसी टर्म में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसी टर्म को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ के लिए हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड कौन होता है, मीटर होता है। ठीक है, मास है, मास के लिए कौन स्टैंडर्ड होता है, हमेशा आपका किलोमीटर होता है। ठीक है, सॉरी किलोमीटर कह रहा हूँ, किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद भाई टाइम की बात करें तो टाइम के लिए हमेशा ऐसा यूनिट सेकेंड्स में होता है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमेशा ऐसा यूनिट केल्विन में होता है। इसलिए आप अगले सालों में, ठीक है, या फिर इस साल में थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे, तो जितनी टाइम आप केमिस्ट्री के अंदर टेम्परेचर का जिक्र करोगे, उसको हमेशा अपने आंसर के अंदर केल्विन में ही लिखोगे। ठीक है, टाइम का जिक्र आएगा केमिस्ट्री में तो सेकेंड्स में आएगा। मास का जिक्र आएगा, ठीक है, एटम का मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, वो सब किस में आएंगे, आपके आएंगे इसमें, मास की बात चल रही है तो केजीज में। ठीक है, फिर लेंथ की बात करेंगे तो वो सारी आएगी किसमें, मीटर में। ये ठहरी आपकी जो नॉर्मल वाली चीजें थी। ठीक है, एक तो हो गया आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी होती है भैया आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, सब आपने जो पढ़ी है ना ये वाली चार, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स में ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इन्हीं क्वांटिटीज को फॉर्मूलाज के अंदर पुट करके हम क्या कर देते हैं, इन्हीं से हम दूसरी कुछ और क्वांटिटीज बनाते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। डिराइव्ड का मतलब क्या है, डिराइव्ड का मतलब है कि ये क्वांटिटीज कहीं दूसरी जगह से डिराइव हुई हैं। क्लियर है? चलिए, तो डिराइव में हम देखेंगे सबसे पहली चीज आपका एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी उठाई, लेंथ उठाई, लेंथ का स्क्वायर कर दिया तो क्या मिल गया हमको, एरिया मिल गया। फिर वॉल्यूम,
लेंथ का क्यूब कर दो, अगेन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका क्यूब कर दिया तो हमें वॉल्यूम मिल गया, इसलिए एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी, मास और वॉल्यूम ये क्या थे, ये हमारे मास जो था हमारे पास टेक्निकली वो क्या था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फिर हमने वॉल्यूम निकाला था उससे। तो जब इन दोनों का यूज करके हमने डेंसिटी निकाला, तो डेंसिटी को भी टेक्निकली हमने क्या किया, डिराइव ही तो किया है ना। तो डेंसिटी भी क्या हो गई आपकी, डेंसिटी भी आपकी यहाँ पर एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। अब डेंसिटी की यूनिट कैसे सेट होती है, ठीक है, इनकी यूनिट्स तो आपको क्लियर होगी, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट देखो, केजी आया इस मास से, एंड आपका जो मीटर क्यूब इनवर्स है, ठीक है, यानी कि मीटर टू द पावर -3 से इनवर्स क्यूब बोलते हैं, ठीक है। सो ये मीटर इनवर्स क्यूब आया क्योंकि वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में था। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था, वॉल्यूम का यूनिट था आपका मीटर क्यूब, नीचे की तरफ है इसलिए हम साथ में पावर में माइनस लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया -3। क्लियर है। चलिए भाई, अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी साइंटिफिक नोटेशंस के साथ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।